हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज हम सुनेंगे इंस्टा सीईओ कहानी के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर जब फैंटम अपनी जीत का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई की सड़कें आज खौफनाक हद तक वीरान थी। आसमान से बारिश की बूंदें चाबुक की तरह जमीन पर गिर रही थी। बादलों की गरज ऐसी थी जैसे आसमान फटने वाला हो। रात के करीब 2 बज चुके थे। मरीन ड्राइव से बहुत दूर जुहू के एक सुनसान और अंधेरे हाईवे पर एक अकेली लड़की पागलों की तरह पैदल चली जा रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, मित्तल इंडस्ट्री की सीईओ राहा मित्तल थी। राहा की हालात इस वक्त किसी बेघर, अनाथ और टूटी हुई बंजारन के जैसी थी। उसके बदन पर वो महंगा बिजनेस सूट बारिश के पानी और कीचड़ से सन चुका था। उसके पैरों से हील्स न जाने कब की कीचड़ में फंसकर टूट चुकी थी। उसके नाजुक गोरे पैर अब मुंबई की उस खुरदरी कंकरीली डामर की सड़क पर नंगे ही पैर पड़ रहे थे। पत्थरों और कांच के टुकड़ों से उसके पैरों के तलवे छील गए। उनसे रिश्ता हुआ खून बारिश के पानी में घुलकर सड़क पर बह रहा था। लेकिन राह को अपने शरीर में कभी भी कहीं भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज हथौड़े की तरह बज रही थी, धोखा। फैंटम द्वारा दिखाई गई वो जाली फाइलें, वो फेक ऑडियो क्लिप्स जिनमें साबित किया गया कि उसके पिता और दादाजी की मौत का असली जिम्मेदार कार्तिक का पिता देवर्थ अग्रवाल था। वह सब राह के दिमाग को किसी दीमक की तरह चाट रहे थे। वो पैदल ही रोड के किनारे उस भारी तूफान में भीगकर वह बस आगे बढ़ती जा रही थी। उसे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, उसकी मंजिल क्या है, उसका घर कहाँ है, वो सब भूल चुकी थी। इस वक्त उसकी मंशा, उसकी एकमात्र जिद सिर्फ एक थी। उसे कार्तिक से दूर जाना था, बहुत ज्यादा दूर। इतने दूर कि कार्तिक अग्रवाल नाम की परछाई भी कभी उस तक ना पहुंच सके। वो उस इंसान से दूर भागना चाहती थी जिसके बाप ने उसके परिवार को खत्म किया था, जैसा कि वो समझती थी। लेकिन विडंबना ये थी कि वो जितना तेज कदमों से कार्तिक से दूर भाग रही थी, कार्तिक की यादें उतनी ही मजबूती से उसके दिल को जकड़ती जा रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसके आंसुओं में मिलकर छुप जा रही थी। वो चलते चलते अचानक रुक गई। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सिर को पकड़ लिया और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर आसमान की तरफ देखकर जोर से पागलों की तरह चीख पड़ी। उसने चिल्ला कर कहा, क्यों क्यों किया तुमने कार्तिक ऐसा? क्यों किया? उसकी चीख बादलों की गरज में कहीं दब गई। रहा का दिमाग फटने को हो रहा था। उसका वो गुस्सा था जो अपने परिवार के कातिलों के लिए उबल रहा था, और दूसरी तरफ उसका वो कमजोर दिल जो हर बीतते सेकंड के साथ कार्तिक के लिए तड़प रहा था। उसे याद आ रहा था कि जब उसने पहली बार कार्तिक को उस बड़ा पाव के ठेले पर देखा, उस सीधा साधा मासूम से दिखने वाला लड़का। उसे याद आ रहा था वो पल जब उस दिन स्नाइपर की गोली चली और कैसे कार्तिक एक सेकंड की भी परवाह किए बिना अपनी जान की बाजी लगाकर गोली के सामने आ गया। कार्तिक ने कहा था, तुम्हें खरोंच भी आए तो उससे पहले मौत को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ये सब याद आते ही राहा ने अपने सिर झटक कर खुद से कहा, नहीं, वो सब झूठ था। उसका वो प्यार, वो मेरी परवाह करना, मेरी रक्षा करना, सब एक नाटक था। वो सिर्फ मित्तल इंडस्ट्री को हड़पना चाहता था। वो एक कातिल का बेटा है। राहा का दिल दिमाग एक खौफनाक कुरुक्षेत्र बन गए था। वो रोते हुए हाँफ कर फिर आगे बढ़ने लगी। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। लगातार बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उसके पैरों से बहता खून उसे कमजोर कर रहा था। लेकिन उसकी जिद उसे रुकने का नाम नहीं दे रही थी। वो सड़क के बिल्कुल किनारे बदहासों की तरह लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसकी आंखें आंसुओं और बारिश के पानी की वजह से इतनी धुंधली हो चुकी थी कि उसे कुछ फीट आगे का रास्ता साफ नजर आ रहा था। तभी उसके पीछे से उस सुनसान हाईवे पर मौत का फरिश्ता बनकर एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। वो एक काले रंग की ओडी R8 स्पोर्ट्स कार थी। रात के उस अंधेरे और बारिश में उस गाड़ी की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। गाड़ी का इंजन एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ रहा था। उस गाड़ी को कौन चला रहा था ये पता नहीं। शायद कोई शराब के नशे में धुत अमीरजादा, या शायद ये फैंटम के कोई बिछाई हुई खौफनाक चाल थी। ये फिलहाल एक रहस्य था, लेकिन वो
सड़क पर लहराती जिग-जैग करके उसी दिशा में आ रही थी जहां राह लड़खड़ाते हुए चल रही थी। वह राह अपनी सोच में, अपनी दुनिया में इतनी गुम थी कि उसे तेज इंजन की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी, जब तक वो गाड़ी उसके बिल्कुल करीब नहीं आ गई। तभी अचानक ऑडी की तेज अंधी कर देने वाली एलईडी हेडलाइट्स ने रोशनी ने राह के चेहरे पर एकदम से रोशन कर दिया। राह ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, गाड़ी की रोशनी उसके आंखों को पूरी तरह से चौंधिया दिया। उसे बस एक भारी धातु का दैत्य और अपनी तरफ मौत की तरह रफ्तार बढ़ाता हुआ आता दिखाई दिया। वहीं गाड़ी चलाने वाले ने एक महज सेकंड में राह को सड़क के किनारे देखा। उसने घबराकर पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा। गाड़ी के महंगे टायर्स उस गीली सड़क पर घर्षण करके एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ फिसल गए। लेकिन 140 की स्पीड को कम से कम एकदम रोकना नामुमकिन था। वह उस गाड़ी की अपनी तरफ आता देखकर आखिरी वक्त पर राह के मुंह से डर के मारे सिर्फ एक नाम निकला। उसने चिल्लाकर कहा, कार्तिक। वो नाम उसकी रूह में बस गया था और अगले ही माइक्रो सेकंड में धड़ाम एक भयानक और दिल दहला देने वाली आवाज के साथ ओडी का बायां हिस्सा राह के शरीर से जा टकराया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि राजा का नाजुक शरीर किसी बेजान गुड़िया की तरह हवा में उछल गया। वो ग्रेविटी के हर नियम तोड़कर जमीन से कई फीट ऊपर हवा में उड़ी। उसका वो कड़क बिजनेस सूट हवा में लहराया और वो हवा में गोते खाकर गाड़ी से लगभग 10-12 फीट दूर जाकर सड़क के किनारे एक भारी सीमेंट के ड्राइवर से जा टकराई। राह का सिर सीधे उस कठोर पथरीले डिवाइडर के नुकीले किनारे पर लगा। एक क्रैक की आवाज आई और वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। राह का शरीर सड़क पर गिरा और 2-3 बार पलटे, कीचड़ और पानी में स्थिर हो गया। वहीं वो ओडी गाड़ी कहीं दूर जाकर सड़क पर 360 डिग्री घूम गई। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से पिचक चुका था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और जिसे सिर्फ बारिश की आवाज ही तोड़ रही थी। वहीं राह जमीन पर उल्टी पड़ी थी। उसके सिर के पिछले हिस्से में एक बहुत गहरा घाव हो गया था। वहां से गर्म गाढ़ा लाल खून तेजी से बहकर सड़क के उसी ठंडे पानी में मिलने लगा था। बारिश का पानी उसके खून से लाल होने लगा। राह की पलकें धीरे धीरे भारी हो रही थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। दर्द का एहसास भी अब खत्म होने लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी बार अपनी पूरी चेतना खोने से ठीक पहले उसके दिमाग में कार्तिक का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आया जब वो उसे आइसक्रीम खिला रहा था। राह के होठों से एक बहुत ही धीमी सी कराह निकली और फिर उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। वो एक ऐसे गहरे, अनंत और खौफनाक कोमा में चली गई जहां से लौटना शायद किसी चमत्कार से कम नहीं था। ओडी का दरवाजा खुला। उसमें एक घबराया हुआ लड़का बाहर निकला। राह को खून से लथपथ देखकर उसका नशा पल भर में उतर गया। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस का सायरन उस सुनसान हाईवे की खामोशी को चीरता हुआ सुनाई दिया। लाल और नीली लाइटें बारिश में चमक रही थी। पैरा मेडिक्स की टीम तुरंत राह को स्ट्रेचर पर उठा लिया। उसकी नब्ज बड़ी धीमी चल रही थी। खून का बहाव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने अपने सिर पर भारी पट्टियां बांधी और ऑक्सीजन मास्क लगाकर तेजी से सिटी के सबसे बड़े एडवांस नानावटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का माहौल एक युद्ध के मैदान जैसा हो गया। जैसे ही एम्बुलेंस वहां पहुंची, वार्ड बॉय और नर्स स्ट्रेचर को लेकर ट्रॉमा सेंटर की तरफ दौड़े। तभी वो नर्स चिल्लाकर बोली, सीवियर हेड इंजरी, पेशेंट ने बहुत खून खो दिया, पल्स रेट ड्रॉप हो रहा है, डॉक्टर डिसूजा को तुरंत बुलाओ। एक सीनियर नर्स चिल्लाकर मॉनिटर को देख रही थी। राह को तुरंत एक हाईटेक सर्जरी रूम में लेकर जाया गया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर डिसूजा, जो मुंबई के सबसे बेहतरीन दिमागों के डॉक्टर में से एक थे, भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने जैसा ही राह के सिर का घाव देखा, उनके चेहरे की लकीरें गहरी हो गई। डॉक्टर डिसूजा ने ग्लव्स पहने हुए ऑर्डर देकर कहा, स्कल फ्रैक्चर है, फ्रंटल लोब और हिपोकैम्पस, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो यादों में सहिष्ता है, उसके पास इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना ये लड़की सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। अगले 6 घंटे हॉस्पिटल के उस ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच एक भयंकर जंग चली। स्कैल्पल, ड्रिल और सक्शन मशीनों की आवाजें गूंजती रही। डॉक्टर की पूरी टीम ने राह के दिमाग में जमे हुए खून को निकालने और उसकी टूटी हुई खोपड़ी की हड्डी को स्थिर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बारिश बाहर रुक चुकी थी। सुबह की पहली किरण निकल रही थी।
लेकिन राहा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खौफनाक अंधेरा छाने वाला था। 6 घंटे से उस थका देने वाले ऑपरेशन के बाद मशीनों की बीप बीप की आवाज थोड़ी स्थिर हुई। तभी डॉक्टर डिसूजा ने अपने माथे का पसीना पोंछकर राहत की सांस लेकर कहा, सर्जरी सफल रही। ब्लीडिंग रोक दी गई, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा गहरा था कि दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स को भारी नुकसान पहुंचा। अब जब ये होश में आएगी तभी हमें पता चलेगा कि डैमेज कितना गहरा है। इसके बाद राहा को आईसीयू से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसके सिर पर पट्टियों का एक मोटा जाल था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और उसके गोरे हाथों में आईवी फ्लूइड्स की कई सुइयां चुभी थी। वो किसी सफेद चादर पर पड़ी टूटी हुई कांच की गुड़िया जैसी लग रही थी। करीब 24 घंटे बीत चुके थे। आयशु के उस शांत कमरे में अचानक राहा की उंगलियों पर एक हल्की सी हरकत हुई। मॉनिटर पर हार्ट रेट बढ़ने लगा। पास ही खड़ी नर्स ने तुरंत डॉक्टर डिसूजा को बुलाया। राहा ने तुरंत बड़े धीरे से कांपते हुए अपनी पलकें खोली। हॉस्पिटल की वो सफेद रोशनी उसकी आंखों पर चुभ रही थी। उसने आंखें बंद की और फिर खोली। उसने झटके में बड़ा सिर उसका दर्द हुआ और किसी उसके दिमाग पर जैसे हथौड़ा किसी ने मारा हो। डॉक्टर डिसूजा अपनी टीम के साथ अंदर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से एक सुकून भरी आवाज में पूछा, रिलैक्स बेटा, आप हॉस्पिटल में हैं, घबराइए मत, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रहा ने अपनी वो बड़ी बड़ी लेकिन एकदम खाली और खौफजदा आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई। उसकी आंखों में वो मित्तल इंडस्ट्री की सीईओ वाली आग, वो गुरूर, वो समझदारी कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक मासूमियत और एक अजीब सा डर था, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी अजनबी पर अभिन खो गया हो। डॉक्टर ने अपने हाथ में एक पेन टॉर्च लेकर राह की पुतलियों के रिफ्लेक्स चेक करके एक रूटीन सवाल पूछा, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं, आप कहाँ से हैं? राह ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की। उसके गले की एक पतली, कमजोर, बिल्कुल किसी बच्चे जैसी आवाज उसने निकली, धीरे से कहा, मैं राह ने कुछ सोचने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके अपने दिमाग पर जोर डाला, उसे एक भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और बुरी तरह से सुबकने लगी। राह ने एक 8-10 साल की बच्ची की तरह रोकर कहा, दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है अंकल, मुझे घर जाना है। मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मेरी डॉल चाहिए, मुझे यहाँ से ले चलो मम्मा। राह का यह बर्ताव देखकर कमरे में मौजूद नर्सें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। डॉक्टर डिसूजा का हाथ वहीं रुक गया। उनके चेहरे पर एक गहरा सदमा और चिंता छा गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने एक कोशिश करके पूछा, बेटा बेटा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना नाम बताइए। तभी आगे से राहा ने सिसक कर कहा, मुझे मुझे नहीं पता। राहा अब जोर जोर से रोने लगी। वो बिस्तर पर सिकुड़कर अपने घुटनों को अपने सीने से लगा रही थी, जैसे कोई बहुत छोटी डरी हुई बच्ची छुपने की कोशिश कर रही हो। उसने रोते हुए कहा, मुझे मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। आप सब गंदे हो, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। डॉक्टर डिसूजा ने तुरंत नर्स को एक हल्का सा सेडेक्टिव देने का इशारा किया। दवा का असर होते ही राहा धीरे धीरे शांत होकर फिर से नींद के आगोश में चली गई, लेकिन उसके गालों पर अभी आंसुओं के निशान थे। इसके बाद डॉक्टर डिसूजा कमरे में बाहर निकले और उसका चेहरा गंभीर था। तभी एक जूनियर डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, सर ये क्या था? पेशेंट इस तरह बच्चों की तरह बर्ताव क्यों कर रही है? उसके बाद सुनकर आगे से डॉक्टर डिसूजा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, इसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया के साथ साथ सीवियर साइकोलॉजिकल रिग्रेशन हुआ है। एक्सीडेंट की वजह से दिमाग पर सिर्फ एक फिजिकल चोट नहीं लगी, बल्कि लड़की किसी बहुत बड़े इमोशनल ट्रामा से गुजर रही है। दिमाग ने उसे दर्द और सदमे को, उस पुरानी जिंदगी को, खुद को बचाने के लिए एक डिप्रेशन मैकेनिज्म अपना लिया है। उनके ये बात सुनकर डिसूजा ने भारी आवाज में आगे कहा, मतलब यह कि इस लड़की की यादाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। यह अपनी पूरी जिंदगी भूल चुकी है और ये सिर्फ यादाश्त ही नहीं, इसके दिमाग का विकास वापस रिवर्स गियर में चला गया। मेडिकली और साइकोलॉजिकली अब ये कोई 25-26 साल की समझदार लड़की नहीं है। इसका दिमाग अब एक 10 साल की मासूम बच्चे के लेवल पर आ गया है और एक छोटी बच्ची बन चुकी है। ये एक ऐसा सच था जो मित्तल इंडस्ट्री के लिए किसी परले से कम नहीं था। जो शेरनी, जो हजारों करोड़ की कंपनी चलाती थी, और सीईओ जिसके एक इशारे पर मुंबई का बिजनेस वर्ल्ड काम करता था, आज वो एक 10 साल की बच्ची बन चुकी है और जिसे अपनी माँ और अपने खिलौने चाहिए। ऐसे 20 कुछ घंटे पहले
उधर मित्तल मैनर का वो विशाल और शाही हॉल अब एक खौफनाक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अंदर हॉल के ठीक बीचों बीच कार्तिक अग्रवाल घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसके सामने डाइवोर्स पेपर पड़े थे जिन पर राह के साइन थे। उनके हाथों में उस कैसेट के टुकड़े थे और जो असली जान पर खेलकर उसने खोजा था। कार्तिक की आंखें एकदम सूख चुकी थी। उसने उसमें कोई आंसू नहीं था बल्कि एक अनंत शून्यता थी। जिस इंसान ने उसे सड़क से उठाकर अपना सब कुछ मान लिया, उसी ने आज उसे एक झटके में कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। अचानक हॉल का दरवाजा खुला और विक्रम भागकर अंदर आया। विक्रम, जो कभी किसी परिस्थिति में घबराता नहीं था, आज उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और बुरी तरह हाँफ रहा था। और विक्रम ने चिल्लाकर कहा, कार्तिक सर। लेकिन अभी कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी पत्थर की मूर्त की तरह जमीन पर रुगू से घूर रहा था। तभी विक्रम दौड़कर कार्तिक के पास आया। उसने उसे जोर से हिलाकर कहा, बॉस, बॉस आपको सुनना होगा सर, राहा मैम। विक्रम के मुंह से राहा का नाम सुनते ही कार्तिक के शरीर में करंट लग गया। उसने अपनी लाल और खूंखार आंखें विक्रम की तरफ उठाकर पूछा, क्या हुआ राहा को? विक्रम ने उसको उसके एक्सीडेंट की वजह से खबर देकर बोला, सर, मैडम का एक्सीडेंट हो गया। नानावटी हाईवे पर एक तेज स्पीड गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें नानावटी हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है और उनकी हालत बड़ी। विक्रम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि कार्तिक अग्रवाल एक झटके में अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर शून्यता अब एक भयंकर ज्वालामुखी में बदल चुकी थी। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं उसके चेहरे पर आई और एक पागल जानवरों की तरह हॉल से बाहर भागा। उसने अपने काले रंग की बुलेट प्रूफ मैकबे की चाबी उठाई और उसे स्टार्ट किया। आज उस गाड़ी को चलाने के लिए उसे किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं थी। उसने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और गाड़ी के टायर्स से धुआं निकलने लगा। मैकबे एक रॉकेट की तरह मित्तल मैनर के गेट से लगभग दौड़ते हुए बाहर बारिश में निकल गई। कार्तिक ने गाड़ी को 180 किलोमीटर की स्पीड से मुंबई की सड़कों पर दौड़ा दिया। उसे न रेड लाइट दिख रही थी न ही गाड़ियां। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने के दर्द को भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने गाड़ी को भगाकर चिंता भरे स्वर में कहा, रहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रहा, कुछ भी नहीं। चाहे तुमने मुझे भी कितनी नफरत क्यों ना की हो, लेकिन मेरी सांसें आज भी तुम्हारी अमानत है। भगवान भी तुम्हें मुझसे छीन कर नहीं लेकर जा सकता। कार्तिक पागलों की तरह स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े बुदबुदा रहा था। 15 मिनट के अंदर कार्तिक की गाड़ी नानावटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर चीखते हुए एक ब्रेक के साथ रुकी। वो गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़कर सीधा हॉस्पिटल के अंदर दौड़ा। उसके पीछे विक्रम और कमांडोज की पूरी टीम हथियारों के साथ हॉस्पिटल में घुस गई। तभी कार्तिक ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से जाकर अपनी कड़क आवाज में पूछा, राहा मित्तल कहाँ है? वो कार्तिक ने रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी लड़की से जो इतनी जोर से दहाड़ा कि वो पूरा रिसेप्शन एरिया कांप गया। लड़की डर के मारे कांपने लगी। तब डॉक्टर डिसूजा वहां आ गए। उन्होंने कार्तिक को पहचान लिया था क्योंकि टीवी पर गाला इवेंट की वजह से कार्तिक अब एक जाना माना चेहरा बन गया था। डॉक्टर ने कार्तिक को बड़े ही सम्मान के साथ कहा, मिस्टर अग्रवाल, प्लीज शांत हो जाइए। वो मेरी पेशेंट है, उन्हें आईसीयू नंबर 402 में रखा गया है। उनकी ये बात सुनकर कार्तिक बिना उनकी बात सुने सीढ़ियों की तरफ भागा। लिफ्ट का इंतजार करने का उसमें अब सब्र नहीं था। वो चौथे मंजिल पर पहुंचा और सीधे आईसीयू के उस कमरे के सामने जाकर रुक गया। कमरे के शीशे के सामने उसने अंदर देखा। राहा बिस्तर पर लेटी थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। वो अभी अभी उठी ही थी और एक नर्स ने उसे बड़े प्यार से जूस पिलाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर कार्तिक का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी शेरनी को इस हालत में देखकर उसके अंदर का सारा पहाड़ जैसा गुरूर टूट कर चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में पहली बार बेतहाशा आंसू बह निकले और वो धीरे से कांपते हुए कदमों से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कार्तिक को अंदर आता देखकर पीछे नर्स हट गई। कार्तिक धीरे धीरे चलकर राह के बिस्तर के पास पहुंचा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थी। उसने बहुत ही प्यार से एक कांपते हुए हाथ को राह की गाल की तरफ बढ़ाया। कार्तिक के गले पर एक दर्द भरी आवाज निकली। उसने दर्द भरी आवाज में फुसफुसा कर कहा, राहा, मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। मैं
तब राहा ने कार्तिक को उस भारी रूंधे हुए गले में अपनी आवाज सुनी। उसने धीरे से अपना चेहरा कार्तिक की तरफ घुमाया। कार्तिक की नजरें राहा की आंखों से मिली। कार्तिक को उम्मीद थी कि राहा उसे देखकर गुस्सा करेगी, नफरत करेगी और वहां से जाने के लिए कहेगी, या शायद उसे देखकर फिर से तलाक की बात करेगी। लेकिन राहा की आंखों में ऐसा कुछ नहीं था। राहा की उन बड़ी खूबसूरत आंखों ने सिर्फ और सिर्फ डर था। एक ऐसा डर जैसे कोई बच्चा किसी अजनबी खूंखार इंसान को देखकर डर जाता है। राहा ने कार्तिक के बढ़ते हुए हाथ को देखकर खुद को बिस्तर पर पीछे की तरफ खिसका लिया। वो डर के मारे कांपने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। राहा ने एक छोटी बच्ची की तरह रोकर थरथराती आवाज में कहा, नहीं, मुझे मत मारो। आप कौन हैं? आप आप गंदे दिख रहे हैं। मम्मा, मुझे यहाँ से लेकर जाना। ये अंकल मुझे डरा रहे हैं मम्मा। उसकी ये बातें सुनकर कार्तिक का जो बढ़ता हुआ हाथ हवा में जम गया। उसके शरीर पर सारा खून जैसे बर्फ की तरह बन गया था। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। कार्तिक के मुंह से बेसाख्ता एक शब्द निकला। उसने कांप कर कहा, अंकल। रहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कार्तिक हूँ, तुम्हारा पति, तुम्हारा बड़ा पाव वाला। अंकल, ये क्या है? ये घर कार्तिक ने झूठी उम्मीद के साथ मुस्कुराने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि राहा शायद मजाक कर रही है या गुस्से में नाटक कर रही है। लेकिन आगे से राहा ने जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, आप मेरे पति नहीं हो। मुझे नहीं पता कि पति क्या होता है। आप जाओ यहाँ से। आप बहुत बुरे हो। नर्स दीदी, प्लीज इस अंकल को यहाँ से बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। ये कहकर राहा ने नर्स का सफेद कोट कसकर पकड़ लिया और उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। ये सब देखकर कार्तिक वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ये क्या हो रहा था? ये उसकी राह नहीं थी। ये तो कोई छोटी बच्ची थी जो उसके शरीर में कैद हो गई। तभी डॉक्टर डिसूजा अंदर आए। उन्होंने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें थोड़ा पीछे किया। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर अग्रवाल, मुझे बहुत अफसोस है, आपकी पत्नी वो राहा मित्तल नहीं रही जिन्हें आप जानते थे। एक्सीडेंट में भयंकर ट्रॉमा की वजह से इनकी याददाश्त जा चुकी है। सिर्फ याददाश्त ही नहीं, इनका मानसिक संतुलन अब एक 10 साल के बच्चे के स्तर पर आ गया। इसके लिए आप, ये कंपनी, ये शादी, सब कुछ मिट चुका है। ये इस वक्त सिर्फ एक डरी हुई 10 साल की बच्ची है जो अपनी दुनिया में अकेली है। डॉक्टर के ये शब्द कार्तिक के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरे। उसने एक बार फिर राह की तरफ देखा। राह अभी भी बिस्तर के कोने में सिकुड़ी हुई डरी सहमी आंखों से उसे देख रही थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राक्षस हो। कार्तिक अग्रवाल, जो मुंबई का सबसे ताकतवर इंसान था, जिसने अकेले पूरी दुनिया के सामने स्नाइपर की गोली खा ली थी, जिसने अंडरवर्ल्ड की नींव हिला दी, आज वो पूरी तरह से हार गया था। आज फैंटम जीत गया था। फैंटम ने बिना कार्तिक पर हाथ उठाए उसकी पूरी दुनिया को अपाहिज कर दिया। कार्तिक धीरे धीरे पीछे हटा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर गिर रहे थे, लेकिन उसका चेहरा अब एक ऐसे खौफनाक बर्फ के समान ठंडे भाव में बदल चुका था जो किसी प्रलय के पहले की शांति होती है। उसने बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर कदम रखा। बाहर विक्रम खड़ा था। उसने कार्तिक का चेहरा देखा। वो समझ गया अंदर कुछ भयानक हुआ है। कार्तिक ने अपनी लाल और आंसुओं से भीगी आंखों को विक्रम को देखा और उसकी आवाज अब रूंधी हुई थी। उसने आवाज में एक ऐसा खौफनाक बर्फीला सन्नाटा जो मौत से डरावना था। कार्तिक ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, विक्रम। विक्रम ने तुरंत कहा, यस बॉस। कार्तिक ने बिना पलक झपकाए ऑर्डर देकर कहा, मुझे वो गाड़ी चाहिए जिस ऑडी ने मेरी राह को टक्कर मारी। मुझे उसका एक एक पुर्जा चाहिए। उस गाड़ी को चलाने वाला का मुझे खून चाहिए। अगर वो इस शहर के पताल में छुपा है तो उसे चीर कर बाहर निकालो। ये कहते हुए कार्तिक ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। वहां सिर्फ एक खूनी दानव जन्म ले चुका था। कार्तिक ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखूनों का खून रिसने लगा। उसने गुस्से से अपने आप के दांत पीस कर कहा, और विक्रम, दिल्ली के उस फैंटम तक मेरी आवाज पहुंचा दो। उससे कहना कि अब तक उसने सिर्फ कार्तिक अग्रवाल का प्यार देखा था, अब वो कार्तिक अग्रवाल का महाकाल रूप देखेगा। उसने मेरी राह को एक बच्चे बनाया था ना, अब मैं उसके पूरे सिंडिकेट को, उसके पूरे वजूद को मिटाऊंगा कि दुनिया भूल जाएगी
कभी फैंटम नाम की कोई बीमारी इस धरती पर पैदा हुई थी। हॉस्पिटल के उस लंबे और ठंडे कॉरिडोर में कार्तिक अग्रवाल भारी कदमों से आगे बढ़ गया। ये लड़ाई अब किसी कंपनी या डाइवोर्स की नहीं, ये लड़ाई अब भगवान और शैतान के बीच की थी। और कार्तिक अग्रवाल अब शैतान बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। नानावटी हॉस्पिटल का वो सफ़ेद और ठंडा गलियारा आज कार्तिक अग्रवाल के लिए दुनिया की सबसे डरावनी और सुनसान जगह बन चुका था। बाहर तूफानी बारिश थम चुकी थी, लेकिन कार्तिक के सीने के अंदर एक ऐसा जलजला आ गया जिसने उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। आईसीयू के उस शीशे वाले दरवाजे के बाहर खड़ा कार्तिक अपनी राह को देख रहा था। वो राह जो कल तक एक शेरनी की तरह दहाड़ती थी, जो मित्तल इंडस्ट्री की सीईओ थी और जो अपने पिता के कातिलों को जिंदा गाड़ देने का हौसला रखती थी, आज वो 10 साल की एक डरी सहमी बच्ची बनकर बिस्तर के कोने में दुबक के बैठी थी। उसे कार्तिक की शक्ल से भी डर लग रहा था। वो कार्तिक को एक गंदा और डरावना अंकल समझकर रो रही थी। राह की इस हालत को देखकर कार्तिक का दिल जोर जोर से रोने लगा। दुनिया का सबसे ताकतवर अरबपति, जिसके एक इशारे पर सरकारें हिल जाती, उसके खौफ से अंडरवर्ल्ड के डॉन कांपते थे, आज वो आईसीयू के बाहर उस ठंडी दीवार के सहारे नीचे जमीन पर खिसक गया। उसके घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कार्तिक के कंधे में अभी एक हल्का खून रिस रहा था, लेकिन उसे अपने जिस्म के किसी घाव का कोई फूट नहीं था। उसने अपने अंदर उसको दबा लिया और हिचकियां लेकर रो रहा था। कार्तिक ने खुद में फुसफुसा कर कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने उसे बचाने के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली, अपना पूरा एम्पायर दांव पर लगा दिया, लेकिन मैं उसे सदमे से नहीं बचा पाया। वो भूल गई मुझे, वो मेरा प्यार, हमारा वो रिश्ता, सब कुछ भूल गई। कार्तिक का सीना दर्द के मारे फटने को हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि कुछ घंटे पहले ही द मैजेस्टिक ओरा थिएटर में राहा ने उसके कंधे पर सिर रखा था। कैसे उसने उसे थैंक यू कहा और कैसे उन निंजाओं के हमले के बाद फैंटम की उस छोटी फाइल ने राहा के दिमाग में जहर घोल दिया। उस फाइल का सच जानने और कार्तिक पर यह विश्वास उठने का भयंकर इमोशनल ड्रामा, फिर उसकी ऑडी गाड़ी की भयानक टक्कर ने राहा के रूह को इस कदर तोड़ दिया कि उसके दिमाग ने खुद को बचाने के लिए बचपन की वादियों में पनाह ले ली। लेकिन कार्तिक अग्रवाल सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, वो एक रक्षक था, एक हंटर था। लगभग 10 मिनट तक पागलों की तरह रोने के बाद कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे के आंसू पोंछे। उसकी आंखों का रंग लाल सुर्ख हो गया था, लेकिन उन आंखों में अब बेबसी नहीं थी, उनमें एक फौलादी चमक वापस आ रही थी। कार्तिक ने अपने दांत पीस कर खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। अगर मैं ही टूट गया तो फैंटम जीत जाएगा। राह को मेरी जरूरत है, चाहे वो अपना पति माने या मुझे अपना पहचान न पाए, लेकिन मैं उसका रक्षक हूँ। मैं आखिरी सांस तक अपनी परछाई बनकर रहूंगा। यह बुदबुदाकर कार्तिक ने अपने जज्बातों पर काबू किया। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को जमीन से उठाया। उसने अपने कोट को ठीक किया और अपनी बिखरी हुई भावनाओं को एक लोहे के बक्से में बंद कर दिया। उसे अब एक पति की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार की एक ढाल की तरह सोचना था। उसने शीशे में फिर अंदर देखा। राहा अभी डरी हुई थी। नर्स उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक समझ गया कि वो इस वक्त राहा के सामने नहीं जा सकता। उसका भारी भरकम शरीर, उसकी गहरी आवाज और उसके चेहरे की ऊपरी पक्वता इस वक्त 10 साल के बच्चे के दिमाग में एक बड़ी खौफनाक थी। राहा को इस वक्त इस ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे देखकर उसे ममता का एहसास हो, उसे देखकर उसका डरा हुआ बाल मन सुरक्षित महसूस करे। कार्तिक ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मित्र मैलर में रात का सन्नाटा अभी पसरा था। दिव्यानी मित्तल अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। जयंत और निखिल की मौत और फिर ये राहा का गुस्से में घर छोड़कर जाना, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कार्तिक का नाम फ्लैश हो रहा था। उन्होंने कांप कर हाथों से फोन उठाया और पूछा, हेलो कार्तिक बेटा, बेटा राहा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो इतनी रात को बारिश में पैदल निकल गई थी। इधर से कार्तिक ने अपनी भारी आवाज में कहा, माँ जी, आप तुरंत नानावटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाइए। कार्तिक की आवाज इतनी भारी और गंभीर थी, दिव्यानी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दिव्यानी चीख पड़ी। उन्होंने घबरा कर चीख कर कहा, हॉस्पिटल? क्या हुआ मेरी बच्ची को? कार्तिक सच बता।
तभी कार्तिक ने उनको राहा के हालात के बारे में सच बताकर कहा, राहा का एक्सीडेंट हुआ है माँ जी, उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे आपकी जरूरत है। आप बिना किसी को बताए तुरंत विक्रम की गाड़ी में यहाँ आ जाइए। मैं विक्रम को आपको पिक करने के लिए भेज रहा हूँ और कुछ देर में मित्तल मैनर के दरवाजे पर पहुंच रहा है। और इसके बाद फोन कट गया। दिव्यानी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने ऊपर एक शॉल ओढ़ी और नंगे पैर ही नीचे भागी। विक्रम पर गेट पर आईसीयू के साथ तैयार ही खड़ा था। कुछ ही मिनटों में सायरन बजाकर वो काले आईसीयू नानावटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर आकर रुकी। दिव्यानी पागलों की तरह गाड़ी से उतरी और अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। रामू कापा भी उनके साथ था। चौथी मंजिल पर पहुंचते दिव्यानी ने कार्तिक को देखा। कार्तिक का चेहरा चिंता और आंसू से भरा था। उसका चेहरा थकान से पीला पड़ चुका था। कार्तिक को देखते ही दिव्यानी ने चीख कर कहा, कार्तिक, कहाँ है मेरी राह? ये कहते हुए दिव्यानी रोते हुए कार्तिक के पास पहुंचे। उन्होंने कार्तिक के कंधे को पकड़ लिया था। कार्तिक ने बहुत ही नरमी से दिव्यानी का हाथ अपने हाथों में लिया। उसने उन्हें शांत करके कहा, माँ जी, खुद को संभालिए। राह की सर्जरी सफल रही। उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट निकाल दिया गया, लेकिन उस भयंकर सदमे और चोट की वजह से उसने अपनी याददाश्त खो दी। उसकी बात सुनकर दीवानी हक्की बक्की रह गई। उन्हें चौंक कर कहा, याददाश्त? उस वक्त पीछे डॉक्टर डिसूजा वहां आए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ याददाश्त नहीं मिसेज मित्तल, आपकी बेटी सीवियर साइकोलॉजिकल रिग्रेशन का शिकार हुई। उनका दिमाग अब एक 25 साल की लड़की का नहीं बल्कि एक 10 साल की छोटी बच्ची का बन गया है। वो सब कुछ भूल चुकी है, अपनी उम्र, अपनी शादी, अपना बिजनेस, सब कुछ। इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ बचपन की यादें हैं, जहां उन्हें सिर्फ अपनी माँ की जरूरत है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही दिव्यानी के मुंह से एक चीख निकल गई। उन्होंने चिल्ला कर कहा, मेरी बच्ची, ये भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? ये कहकर उनके पैर लड़खड़ा गए। तब कार्तिक ने दिव्यानी को सहारा देकर कहा, माँ जी, वो अंदर बहुत डरी हुई है। मैं उसके पास गया था, लेकिन मुझे देखकर डर रही है। उसे लगता है कि मैं कोई बुरा अंकल हूँ। उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ चाहिए। आप अंदर जाइए, लेकिन याद रखिए, आपको उससे वैसी वैसी बात नहीं करनी जैसा आप एक 10 साल की बच्ची से करते हैं, वैसी करनी है। उसे कोई सदमा मत लगने दीजिएगा। उसकी ये बात सुनकर आगे दिव्यानी ने तुरंत आंसू पहुंचे। एक माँ जब अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो दुनिया की सबसे मजबूत इंसान बन जाती है। दिव्यानी के उसने सिर हिलाया और आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दिव्यानी ने धीरे से आईसीयू का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि कमरे की सफेद रोशनी में राहा मित्तल बिस्तर पर सिमटी हुई थी। उसने अपने सिर को घुटनों में छुपा लिया था। अपने बेटे के यह हालात देखकर दिव्यानी के कदम कांप गई, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत किया और धीरे धीरे बिस्तर के पास गई और उन्होंने बड़े ही प्यार से एक मीठी आवाज में पुकार कर कहा, राहा, मेरी गुड़िया। वहीं आगे से आवाज या ममता भरी पुकार सुनकर राहा ने धीरे से अपना सिर घुटनों से उठाया। उसकी और डरी हुई मासूम आंखों ने दिव्यानी को देखा। 10 साल के बच्चे के दिमाग में अपनी माँ की छवि सबसे सुरक्षित होती है, इसलिए राहा की आंखों में अचानक एक पहचान की चमक आ गई। उसके चेहरे का डर एक पल में गायब हो गया। राहा ने दर्द भरे सिसकी आवाज निकाली। उसने अपनी माँ को देखकर तुरंत कहा, मम्मा। ये कहते हुए बिस्तर से उठी और उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अब ड्रिप और सुइयों से बंधे थे, लेकिन अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिए। तभी दिव्यानी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर राह को अपने सीने लगा लिया। राह अपनी माँ के बगल में लगकर जोर जोर रोने लगी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिसे बाजार में खो जाने के बाद अपनी माँ मिल जाती है। राह ने बच्चों की तरह रोकर कहा, मम्मा, मुझे घर जाना है। यहाँ बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। मुझे डर लग रहा है मम्मा। मुझे मेरे टेडी बियर के पास जाना है। राह अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर सुबक रही थी। दिव्यानी ने राह के सिर पर जहाँ पट्टियां नहीं थी बहुत ही प्यार से हाथ फेरा, उसे पुचकार कर कहा, मेरे बच्चा, मेरी परी, मम्मा आ गई है ना, अब कोई डर नहीं है। मम्मा तुम्हें घर ले जाएगी। अपनी गुड़िया को मम्मा अपने पास रखेगी। वहीं बाहर शीशे के पास खड़ा कार्तिक ये सब देख रहा था। राह को अपनी माँ के गले लगकर शांत होता देखकर कार्तिक की आंखों में आंसू फिर से छलक पड़े, लेकिन इस बार ये सुकून के आंसू थे। उसकी शेरनी कम से कम अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी दिव्यानी ने राह को प्यार से पुचकार कर बिस्तर से लिटाया। उन्होंने उसे कहानियां सुनानी शुरू कर दी। तुम्हें पता है राह, तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पिंक वाला ब्लैक एंड
तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम घर जाएंगे तो ढेर सारी चॉकलेट खाएंगे। उसके बाद सुनकर राहा की आंखों में एक बच्ची वाली चमक आई। उसने बच्चों की तरह ताली बजाकर कहा, सच्ची मम्मा? और क्या है, हम आइसक्रीम भी खाएंगे? तभी दिव्या ने रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ मेरी जान, बिल्कुल खाएंगे। ऐसे ही कुछ देर में अपनी माँ के लोरी और ममता के स्पर्श से राहा की आंखें भारी होने लगी। वो शांत होकर सो गई। राहा के सो जाने के बाद दिव्या ने बाहर आई। उसका चेहरा आंसू से भीगा था, लेकिन अब वो शांत थी। तभी बाहर कार्तिक ने डॉक्टर डिसूजा की तरफ मुड़कर पूछा, डॉक्टर, क्या हम राहा को घर लेकर जा सकते हैं? हॉस्पिटल का माहौल उसे डरा रहा है। मित्तल मैनर में उसके लिए सारी मेडिकल फैसिलिटीज और रेस्क्यू सेटअप तैयार करवा दूंगा जो उसे चाहिए। 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्स वहाँ उसकी देख रेख में लगे मौजूद रहेंगे। उसकी बात सुनकर आगे से डॉक्टर डिसूजा ने कुछ देर सोच कर कहा, मिस्टर अग्रवाल, वैसे तो पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ को देखकर हम उन्हें एक सुरक्षित और परिचित माहौल में लेकर जाना बेहतर होगा। अगर वो यहाँ डर रही है तो उसकी रिकवरी और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें कोई भी ऐसी वैसी तस्वीर या कोई ऐसा इंसान जो उन्हें डराता हो उनके सामने नहीं आना चाहिए। उनकी बात सुनकर आगे से कार्तिक ने सिर हिलाकर कहा, उन्हें कोई खरोंच भी नहीं आएगी डॉक्टर, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद कार्तिक ने तुरंत ऑर्डर देकर विक्रम को कहा, विक्रम, मित्तल मैनर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दो। राहा का कमरा और मास्टर बेडरूम उसे बंद कर दो। राहा के बचपन का जो कमरा था उसे बिल्कुल वैसा ही सजाओ जैसा वो 10 साल की थी तब होता है। घर में सारे डार्क पेंटिंग्स, शीशे के मकान के भारी सामान और कुछ भी ऐसा जो बच्ची को डरा सके हटा दो। पूरे घर में खिलौने, टेडी बियर्स और हल्के रंगों वाला पर्दा लगाओ। कार्तिक का ऑर्डर सुनते ही विक्रम ने तुरंत कहा, यस बॉस, 1 घंटे में सब तैयार हो जाएगा। तभी कार्तिक की आवाज भारी हुई। उसने निर्देश देकर कहा, और सुनो, घर के सारे नौकरों को सख्त हिदायत दो, कोई भी राहा को मैडम या सीओ नहीं बुलाएगा। उसे सब राहा बिटिया कहेंगे। और मैं ये कहकर कार्तिक अगला रुक गया। उसने आगे कहा, मैं उसके सामने तभी आऊंगा जब वो मुझे देखकर डरेगी नहीं। तब तक मैं उसकी परछाई बनकर उसकी हिफाजत करूंगा। वही दिव्यानी ने कार्तिक की बातें सुनी। उन्होंने आगे बढ़कर कार्तिक के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत महान हो कार्तिक। जिस इंसान को राहा ने शक करके घर से निकाल दिया, आज वही इंसान उसके लिए अपनी पूरी दुनिया बदल रहा है। तभी कार्तिक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्यार शर्तें नहीं देखता माँ जी। मेरी राहा एक बच्ची बन गई है तो क्या हुआ, मैं उसे फिर से बड़ा करूंगा। मैं उसे फिर से चलना सिखाऊंगा। लेकिन इस बार उसकी दुनिया में कोई जयंत मित्तल या फैंटम नहीं होगा। उसकी दुनिया में सिर्फ खुशियां होंगी। अगले दिन की सुबह मुंबई की सड़कें बारिश से धुल चुकी थी और मौसम एकदम साफ और सुहावना था। नानावटी हॉस्पिटल के वीआईपी गेट से एक खास मेडिकल एम्बुलेंस बाहर निकली। इस एम्बुलेंस के आगे और पीछे अग्रवाल ग्रुप का भारी सुरक्षा वाली गाड़ियां चल रही थी। एम्बुलेंस के अंदर राहा एक स्ट्रेचर पर बैठी थी। उसने हॉस्पिटल का वो गाउन उतार दिया और अब उसने एक बड़ा ही क्यूट सा पिंक कलर का फ्रॉक पहना था जो दिव्या ने घर से लेकर आई थी। राहा के सिर पर पट्टियां बंधी थी, लेकिन वो खिड़की से बाहर की दुनिया को ऐसे देख रही थी जैसे उसने मुंबई शहर पहली बार देखा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी और उत्सुकता थी। राहा ने अपनी माँ का हाथ कसकर खिड़की से तरफ इशारा करके कहा, मम्मा, देखो वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है। आगे से दिव्यानी ने उसे प्यार से पुचकार कर कहा, हाँ बेटा, बहुत बड़ी है। वहीं कार्तिक एम्बुलेंस के ठीक पीछे वाली महकमे में बैठा था। वो अपने लैपटॉप स्क्रीन पर एम्बुलेंस के अंदर का लाइव कैमरा फीड देख रहा था। राहा की वो खिलखिलाती हुई हंसी, उसका वो मासूम सा चेहरा देखकर कार्तिक के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। कार्तिक ने स्क्रीन को छूकर इमोशनल होकर कहा, तुम खुश रहो राहा, तुम बस खुश रहो। कुछ देर में काफिला मित्तल मैनर के विशाल गेट के अंदर दाखिल हुआ। मित्तल मैनर जो कभी कारपोरेट साजिश खौफ का अड्डा हुआ करता था, आज पूरी तरह से बदल चुका था। विक्रम ने रातों रात हवेली का हुलिया बदल दिया। गार्डन में रंग बिरंगे गुब्बारे बंधे थे। हॉल के अंदर वो सारी डरावनी एंटिक मूर्तियां हटा दी गई थी। राहा के उस विशाल हवेली को जब उसने देखा तो उसकी आंखें फट गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, वाह मम्मा, ये तो किसी प्रिंसेस का कैसल लग रहा है। क्या हम यहाँ रहेंगे? तब आगे से दिव्या ने उसे चूम कर कहा, हाँ मेरी गुड़िया, ये तुम्हारा ही कैसल है। तुम यहाँ की प्रिंसेस हो।
राह के बचपन में वो लोग एक मिडिल क्लास इलाके में रहते थे, इसलिए राह इस मित्तल मैनर को देखकर इतना हैरान हो रही थी। इसके बाद राह को व्हीलचेयर पर अंदर लेकर जाया गया। रामू काका ने सबसे आगे बढ़कर राह के सिर पर हाथ फेर कर कहा, राह बिटिया कैसी हो आप? मैं आपके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाकर लाया हूँ। उनकी यह बात सुनकर राह की आंखें चमक उठी। उनके होठों पर एक जीभ फेर कर उसने कहा, हलवा? मुझे बहुत भूख लगी है रामू काका, मुझे जल्दी से हलवा खाना है। राह को इस तरह मासूमियत से बातें करते देखकर घर के पुराने नौकरों की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने राह को हमेशा एक सख्त और जिद्दी लड़की के रूप में देखा था, जो कभी मुस्कुराती तक नहीं थी। आज उसकी इस मासूमियत ने इस पूरे घर के माहौल को पवित्र बना दिया था। तभी कार्तिक अपनी गाड़ी से उतरा। वो सीधे हॉल में नहीं गया, वो एक छिपने वाली जगह से सीढ़ियों के पास लगे एक शीशे से पीछे राह को देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी शक्ल देखकर राह का एक खूबसूरत पल खराब हो जाए। वहां उधर राह को उसके एक नए कमरे में लेकर जाया गया। यह उसका बचपन के कमरे का ज्यादा बड़ा था और कमरा बुरी तरह से पिंक और वाइट कलर थीम से सजा हुआ था। बेड पर दर्जनों सॉफ्ट टॉयज रखे थे। दीवार पर डिज्नी प्रिंसेस के वॉलपेपर लगे थे। कमरे को देखते ही राह व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, मम्मा, क्या ये इतना बड़ा कमरा मेरा है? क्या वो बड़ा टेडी मेरा है? ये कहकर राह लड़खड़ाते हुए बेड की तरफ दौड़ी और उसने एक बहुत ही बड़े भालू वाले खिलौने को गले लगा लिया। डॉक्टरों ने उसे आराम करने को कहा था, लेकिन बच्चे के लिए खिलौने से दूर रहना मुश्किल था। ऐसे दिन गुजरने लगे। मित्तल मैनर में अब कोई मीटिंग कॉरपोरेट होती ही नहीं थी, कोई फाइल साइन नहीं की जाती। अग्रवाल ग्रुप ने मित्तल इंडस्ट्री को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया था, इसलिए बिजनेस का सारा काम कार्तिक अपने शैडो बेस से संभालता था। कार्तिक का रूटीन अब पूरी तरह से राह के इर्द गिर्द घूमता था। सुबह जब राह सो रही होती तो कार्तिक उसके कमरे में जाता और वो बड़ी ही खामोशी से उसके सिर के पास बैठता, उसके बालों को सहलाता और उसके माथे पर एक हल्का सा किस करता। जैसे ही राह के जागने का वक्त होता, कार्तिक वहां से गायब हो जाता। राह का पूरा दिन अपनी माँ के साथ गुजरना। वो गार्डन में तितलियां पकड़ती, ड्राइंग बुक में क्रेयॉन्स के उल्टे सीधे तस्वीरें बनाती और रामू काका से कहानियां सुनती। कार्तिक अपने स्टडी रूम में लगे कैमरे से उसे दिन भर देखता रहता। जब राह गार्डन में खेल रही होती तो कार्तिक दूर बालकनी में छुपकर उसे देखता। अगर राह कभी दौड़ते हुए गिरने वाली होती तो कार्तिक का दिल मुंह को आ जाता। उसने हवेली के हर एक कोने, हर एक सीढ़ी और हर नुकीली चीज पर बेबी प्रूफिंग करवा दी थी, ताकि राह को कोई खरोंच ना आ जाए। एक दिन बारिश का मौसम था। राह गार्डन में भीगने की जिद कर रही थी। दिव्यानी उसे रोक रही थी और दिव्यानी ने उसको समझा कर कहा, नहीं राह बेटा, तुम्हें चोट लगी है, बारिश में भीगोगी तो बुखार आ जाएगा। लेकिन आगे से राह जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने जिद कर कर कहा, नहीं मम्मा, मुझे पानी में छप छप करना है प्लीज। वहीं कार्तिक बालकनी से देख रहा था और राह को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने तुरंत विक्रम को कॉल करके कहा, विक्रम, गार्डन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक ग्लास कैनोपी है उसे एक्टिव करो। अंदर के स्प्रिंकल्स को हल्का सा चला दो जिसमें गुनगुना पानी हो। कुछ ही मिनटों में गार्डन के ऊपर एक पारदर्शी शीशे की छत आई, जिन्हें बारिश को रोक दिया और अंदर हल्की हल्की गुनगुने पानी की फुहारें चलने लगी। राह देखकर खुशी से उछल रही थी। उसने खुशी से झूम कर कहा, वाह मम्मा, ये तो मैजिक है। वो गुनगुने पानी से खेलने लगी। तभी दिव्यानी ने ऊपर बालकनी की तरफ देखा। उन्हें कार्तिक का खड़ा हुआ वहां पर एक साया नजर आया। दिव्यानी ने हाथ जोड़कर कार्तिक को धन्यवाद किया। कार्तिक ने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कार्तिक ने अपने प्यार को इस इबादत में मान लिया था। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राह उसे पति मानती भी है या नहीं। उसे सिर्फ राह की खुशी चाहिए थी। लेकिन कार्तिक ये भी जानता था कि शांति हमेशा के लिए नहीं है। दिल्ली में बैठा फैंटम अभी मरा नहीं। कार्तिक ने भले ही अपने प्यार को एक मासूम रूप दे दिया था, लेकिन वो ओडी गाड़ी जिसे राह को टक्कर मारी थी वो कोई हादसा नहीं था। कार्तिक की शैडो टीम दिन रात उस ड्राइवर को ढूंढने में लगी थी। कार्तिक रात के अंधेरे में अपने स्टडी रूम में बैठकर अपने गन को साफ करके बुदबुदाते हुए कहता था, राह को मैंने एक बच्ची की तरह महफूज कर लिया, लेकिन जिसने मेरी बच्ची को दर्द दिया उसे मैं इस दुनिया से मिटाऊंगा और शैतान भी कांप उठेगा। मित्तल मैनर की इस नई मासूम और खूबसूरत दुनिया के बाहर एक बहुत ही भयंकर
खूनी तूफान इंतजार कर रहा था। कार्तिक अग्रवाल उस तूफान का सीना चीरने के लिए पूरी तरह तैयार था। मित्तल मैनर की उन सुरक्षित और खामोश दीवारों के पीछे, जहां राह अपनी बचपन की मासूमियत में एक नई दुनिया बुन रही थी, वहीं उस हवेली से मीलों दूर मुंबई के जमीन के नीचे बने अग्रवाल ग्रुप के शैडो बेस में एक खौफनाक और बेचैन करने वाला सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा किसी शांति का नहीं, बल्कि एक ऐसे तूफान के आने के पहले की खामोशी थी जो पूरी दुनिया को राख करने की ताकत रखता था। कार्तिक अग्रवाल उस हाई टेक वार रूम के बीचों बीच अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान की एक गहरी परत थी, लेकिन अपनी आंखों में एक खूनी आग धधक रही थी। वो किसी भी इंसान की रूह को कपा देने के लिए काफी था। उसका दायां कंधा अभी भी पट्टियों में लिपटा था, लेकिन उसे अपनी शरीर के किसी दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। उसे सिर्फ वो मंजर याद आ रहा था जब उस काली ओडी कार ने उसकी राह को हवा में उछाल दिया और जब उसकी शेरनी खून से लथपथ सड़क पर गिरी थी। कार्तिक ने अपने सामने रखी कांच के टेबल पर मुक्का मारकर कहा, कहाँ है वो गाड़ी विक्रम? उसकी आवाज घायल शेर की तरह दहाड़ गई, पूरे वार रूम में गूंज गई। विक्रम, जो पिछले 48 घंटों में सोया ही नहीं था, उसने अपनी लाल आंखों के साथ सिर झुकाकर कहा, बॉस, हमारी पूरी इंटेलिजेंस टीम, हमारे सारे अंडरकवर एजेंट और मुंबई के हर अंडरवर्ल्ड के मुखबिर को हमने काम पर लगा दिया। हमने मुंबई के सारे टोल प्लाजा, सीसीटीवी कैमरे, यहाँ तक कि हर छोटे बड़े गैराज को छान मारा, लेकिन वो उड़ी जैसे हवा में गायब हो गई। उसका सुराग नहीं मिल रहा। उसकी बात सुनकर कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने चिल्ला कर कहा, हवा में कुछ गायब नहीं होता विक्रम। वो कोई सुई नहीं है, वो एक कार है, एक स्पोर्ट्स कार, जिसने मेरी राह का खून बहाया। वो इंसान इस धरती के किसी कोने में छुप जाए, मैं उसे पताल से भी खींच कर निकालूंगा। आर्यन, मुझे अपडेट दो। तभी हेड आयरन अपनी स्क्रीन के पीछे बैठा पागलों की तरह कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने हकला कर कहा, बॉस, हमने सैटेलाइट इमेजनरी का इस्तेमाल किया। एक्सीडेंट के बाद वो ओडी मेन हाईवे से उतरकर कुछ कच्ची और अंधेरी सड़कों पर आ गई थी जहां कोई कैमरे नहीं थे। उसके बाद ट्रैक टूट गया। ऐसा लगता है उसे किसी ब्लाइंड स्पॉट में छुपाया गया है, या फिर उसे किसी कंटेनर में बंद करके शहर से बाहर निकाला गया है। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक की आंखें सिकुड़ गई। उसका तेज दिमाग अब गाड़ी के तेजी से कड़ियां जोड़ने लगा था। उसने सांस लेकर कहा, वो कोई आम ड्राइवर नहीं था। वो गाड़ी कोई भी गाड़ी नहीं थी। फैंटम ने उसे भेजा था। फैंटम अपने मोहरों को इतनी आसानी से मरने के लिए नहीं छोड़ता। उसने जरूर उस शहर को बाहर निकलने का कोई सेफ रूट तैयार किया होगा। मुंबई के बाहर जाने वाले हर रास्ते, हर रेलवे स्टेशन, हर एयरपोर्ट का डेटाबेस तैयार करो। मुझे उस गाड़ी का नंबर, उसका रंग, उसका हर एक पुर्जा ट्रैक पर चाहिए। अगले कुछ घंटों तक शैडो बेस में कंप्यूटर की स्क्रीन पर डेटा बाउंडर चलता रहा। कार्तिक वहीं खड़ा रहा, बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूरता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार राह का वो डरा हुआ मासूम चेहरा आ रहा था, जो उसे गंदा अंकल कहकर रो रही थी। यह दर्द कार्तिक के अंदर एक ऐसा खौफनाक जहर भर रहा था जिसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का खून था। तभी अचानक वार रूम के सन्नाटे को चीर कर एक तेज बीप की आवाज आई। आर्यन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उसने एक्साइटमेंट में चिल्लाकर कहा, बॉस, मुझे कुछ मिला है बॉस, एक मैच मिला है। उसकी ये बात सुनते ही कार्तिक ने एक छलांग उसके स्ट्रिंग सिस्टम के पास लगाई और उसे तुरंत पूछा, क्या मिला है? तभी आगे से आर्यन ने जवाब देकर कहा, बॉस, हमने पूरे देश के पार्किंग डेटाबेस का एक एआई एल्गोरिदम रन किया जो ओडी के डैमेज पैटर्न को ढूंढ रहा है। अभी अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वीआईपी पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज में एक अलर्ट दिया है। एक काली ओडी जिसका बायां हिस्सा बुरी तरह से खिसका हुआ है, वो पार्किंग के लेवल 2 में खड़ी है। स्क्रीन पर एक धुंधले से सीसीटीवी तस्वीर फ्लैश हुई। कार्तिक ने उस तस्वीर को देखा और गाड़ी का वही रंग, वही मॉडल और सबसे अहम, गाड़ी के बाएं बम्पर पर वही भयानक डेंट और खून के कुछ हल्के निशान थे जो अभी भी बारिश के पानी में धुले नहीं थे। ये सब देखकर कार्तिक की मुट्ठियां कस गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, दिल्ली एयरपोर्ट, इसका मतलब फैंटम ने उस कुत्ते को मुंबई से सड़कों के रास्ते किसी बंद कंटेनर में दिल्ली भिजवाया ताकि मुंबई पुलिस हमारी नजर से बच सके। और वहां से तब विक्रम ने दांत पीस कर कहा, वो इंडिया छोड़कर भाग गया बॉस। तभी आगे से कार्तिक ने अपनी कड़क आवाज में कहा, वो भाग नहीं सकता विक्रम। आर्यन,
मुझे उस पार्किंग की सारी फुटेज चाहिए। मुझे देखना है गाड़ी को कौन निकला है। कार्तिक की आवाज़ अब चीखने वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी सर्द और खौफनाक फुसफुसाहट में बदल गई थी जो किसी की रूह को जमा दे। आर्य ने तुरंत एयरपोर्ट के सर्वर्स को पूरी तरह हैक कर लिया। कुछ ही सेकंड्स में वीडियो प्ले होने लगा। फुटेज में दिखा एक आदमी जिसने सिर पर एक हुडी पहनी थी और चेहरे पर मास्क लगा था। वो ओडी से बाहर निकला। उसने गाड़ी को लॉक किया और एक काले रंग का बैग लेकर तेजी से एयरपोर्ट के टर्मिनल की तरफ बढ़ गया। आर्यन ने निराश होकर कहा, इसका चेहरा नहीं दिख रहा बॉस। तभी कार्तिक ने स्क्रीन को घूर कर कहा, चेहरे की जरूरत नहीं है, इसके चाल, इसके शरीर का ढांचा, इसकी हाइट एक एआई सॉफ्टवेयर में डालो। इसके एयरपोर्ट के अंदर के सारे इमिग्रेशन और चेक इन काउंटर्स की फुटेज से इसका मैच निकालो। मुझे जानना है ये किस फ्लाइट में बैठा है। अग्रवाल ग्रुप का टेक्नोलॉजी नेटवर्क किसी भी सरकारी एजेंसी से दसियों साल आगे था। आर्य ने उस आदमी की बॉडी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। एयरपोर्ट के अंदर के हजारों कैमरों के फुटेज का एक साथ स्कैन किया जाने लगा। करीब 20 मिनट के उस दम घोटों और जानलेवा शांति के बाद आयरन की स्क्रीन पर एक ग्रीन मैच फ्लैश हुआ। तभी आयरन ने एक्साइटमेंट में, गुस्से में मिले जुले भाव के साथ कहा, मिल गया बॉस। वो इमिग्रेशन काउंटर नंबर 14 से गुजरा। उसने जो पासपोर्ट इस्तेमाल किया वो जाली है। पासपोर्ट पर उसका नाम कबीर शर्मा है, लेकिन हमारी फेशियल रिकॉग्निशन से मास्क के नीचे कुछ रूपरेखा को स्कैन कर लिया। याद में फैंटम के सिंडिकेट का बहुत खूंखार और पेशेवर हिट एंड रनर किलर है। अंडरवर्ल्ड में इसे शूटर कहा जाता है। तब कार्तिक ने सिर्फ एक शब्द में पूछा, डेस्टिनेशन। उसकी बात सुनकर आगे से आर्यन ने फ्लाइट मैनिफेस्ट चेक करके कहा, बॉस हमने एयर इंडिया की फ्लाइट ली थी और आज सुबह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लैंड कर चुकी है। तब विक्रम ने गुस्से में अपनी गन की मैगजीन निकाल कर कहा, साला वो सोचता है कि समंदर पार करके दूसरे देश में जाकर वो हमसे बच जाएगा। बॉस मैं अभी अपनी स्ट्राइक टीम तैयार करता हूँ। आज हम रात ही सिडनी में अपना प्राइवेट जेट निकाल रहे हैं। मैं उस कुत्ते को सिडनी की सड़कों पर जिंदा काट दूंगा। लेकिन कार्तिक अपनी जगह पर एकदम शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान उभर आई। कार्तिक ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, नहीं विक्रम, हमें सिडनी जाने की जरूरत नहीं। अगर हम वहां गए तो फैंटम को पता चल जाएगा कि हमने उसे ट्रैक कर लिया। वो उसे वहां से निकाल लेगा। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा देश नहीं जहां हम अपनी गन लेकर सड़क पर सरेआम घूम सके। वहां का लोकल सिंडिकेट और पुलिस हमें रोक सकती है। तभी विक्रम ने हताशा में पूछा, तो हम अब क्या करेंगे बॉस? क्या हम उस कातिल को ऐसे ही आजाद घूमने थी? तभी कार्तिक की आंखों में एक अजय गुरूर आ गया। अब क्या करने वाला था कार्तिक? क्या कार्तिक ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही उसको खत्म कर देगा? क्या होगा आगे की कहानी में जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। और आप लोग पूरी कहानी को 1 घंटे के सुनकर भी एक लाइक नहीं करते, तो एक लाइक जरूर करें। एक लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी जरूर करें।